नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आप जानते हैं कि छू लो आसमान का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जिजीविषा होती है, जिसके अंदर एक पागलपन होता है, जिसके अंदर एक भूख होती है, जिसके अंदर एक प्यास होती है कुछ कर गुजरने का। और जाहिर तौर पर हर किसी के अंदर एक प्रतिभा होती है और उसको जब नया आयाम दिया जाता है तब उसकी रोशनी पूरी दुनिया तक फैलती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने अपनी सोच को एक अलग मुकाम देने की कोशिश की है तो वो पंजाब के, लेकिन आज पूरी दुनिया में उनकी प्रतिभा का डंका बज रहा है। हम बात करते हैं आज, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं संजीव वर्मा से, जो आज सिंगापुर से हिंदुस्तान में आए हैं और अपनी प्रतिभा का उन्होंने जो नया रूप दिखाया है, कहीं ना कहीं से एक नई सोच है, एक नई खुशबू है। संजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। ये जो हमने आपकी जो फोटोग्राफी देखी तो यकीन ही नहीं होता कि वाकई ऐसा भी फ्रेम होता है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उसमें जो आप जादू डालते हैं, खुशबू भरते हैं, रंग भरते हैं, उसके पीछे दिमाग में क्या रहता है? ये देखिए, इसमें दिमाग और दिल ये दोनों इकट्ठे एक साथ में आते हैं जी। मेरा बचपन से ही या शुरू से ही कहानियों से बहुत ज़्यादा मैं मुतासिर रहा हूँ। तो उन कहानियों को कैमरा में उतारना और इन सब को सामने लेके आना, ये मेरा विजन रहा है, यही मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। मैं जेन्युइनली इस बात पे विश्वास करता हूँ कि हर इंसान के अंदर कहानियाँ छुपी हुई हैं जी। और सही बात है कि वो छुपी हुई हैं। हम जो एक दूसरे के साथ आपस में मिलते हैं, जो बात करते हैं, उसमें वो कहानियाँ बाहर नहीं आती हैं। तो मेरा काम है उन छुपी हुई कहानियों को बाहर लेके आना। और वो छुपी हुई कहानियाँ जो हैं वो बहुत ही अलग दुनिया में रहती हैं। वो हमें लगता तो ऐसी है कि हम आम जैसे किसी कमरे में बैठे हैं या किसी दुकान पे चल रहे हैं या बाज़ार में चल रहे हैं, तो लगता तो है कि इसी दुनिया की बात है, लेकिन वो कहानियाँ जिस दुनिया में होती हैं वो दुनिया कोई और ही है। उसके लिए रंग और है, उसके लिए रोशनी कोई और है, उसके लिए जो कैरेक्टराइजेशन है वो कुछ और ही है। तो मैं जब भी किसी इंसान से मिलता हूँ या जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनसे मिलता हूँ, तो मुझे उनके अंदर वो कहानियाँ नज़र आती हैं। वाह वाह वाह। तो मेरा काम जो फोटोग्राफी में है वो उन कहानियों को बाहर निकालना है और वही मैं करता हूँ अपने काम में। नन्ही कोपल धूप सहेगी तभी तो वो वृक्ष बनेगी। एक कोपल जब वृक्ष का रूप लेती है तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उसके अंदर एक जुनून है आगे बढ़ने का, बड़ा होने का। आपसे ये जानना चाहेंगे संजीव कि जब आप इस विधा में आए तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? ये मैं पहले थिएटर करता था, अभी भी करता हूँ। एक्टिंग मेरा शौक़ रहा है, कहानियाँ मेरी शौक़ रही हैं। तो मैं पहले शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, जिसके लिए मैं एक वन मैन आर्मी था। कैमरा लेके मैं छोटी छोटी 5 मिनट की 7 मिनट की फिल्में बनाता था। लेकिन कोई भी जब फिल्म बनाई जाती है तो उसका जब आइडिया आपके दिमाग में आता है और जब उसका रिजल्ट आता है तो उसमें 7-8 महीने का टाइम लगता है। तो ये एक बहुत लंबा टाइम है एक कलाकार के लिए। 7-8 महीने, जैसे आपने कहा, लगभग जब 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। आपने बिल्कुल सही बात कही। ये उतना ही प्रोसेस है, उतना ही लंबा इंतज़ार होता है। तो एक कलाकार के लिए अपने आर्ट को उतने लंबे टाइम तक इंतज़ार करके रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही एक बार बात चल रही थी तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप ये फ़ोटोग्राफी में क्यों नहीं आते हैं, और क्योंकि उसमें आप अपने अंदर के जो कहानी है या अपने अंदर का जो कला है उसको समक्ष रूप में बहुत जल्दी देख सकते हैं। तो तब से ये अंदर से फूटा कि हमें फ़ोटोग्राफी के ऊपर में देखना चाहिए और कहानियाँ देखनी चाहिए। तो ये 9-10 साल पहले मैंने अपना पहला कैमरा ख़रीदा था जब मैंने ये फ़ोटोग्राफी करनी शुरू करी। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग एक अच्छा कैमरा ख़रीदने के बाद 2-3 साल तक तो मैं यही झपटता रहा कि इस अच्छे कैमरे से अच्छी फ़ोटो क्यों नहीं निकल रही है। तो फिर मुझे 1-2 इस दिग्गजों के साथ में कुछ उनका नज़रिया सीखने का मौका मिला। तो फिर समझ में आया कि कैमरा और रोशनी और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको इस्तेमाल करके कहानी का रूप कैसे देना है। तो वो काम मैंने 2013 के नज़दीक में शुरू करना शुरू किया। तो तब से मैं इन चीज़ों के, इन कहानियों को उजागर कर रहा हूँ जो मेरी फ़ोटोग्राफी में दिखती हैं। आज जब आप पंजाब जाते हैं या फिर उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपना एक सफ़र आपके साथ बिताया है, शुरू किया था, अगर हम दोस्तों की बात करें, घर परिवार की बात करें, आज वो किस तरह से आपको देखते हैं?
अभी मैं कोई ऐसा नहीं अपने आप को समझता कि मैंने कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफी में आयाम हासिल कर लिया है। मैं अभी भी अपना फोटोग्राफी मेरा पैशन है, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो इतने ज़्यादा लोग तो नहीं जानते हैं। ये प्रोफेशन अगर बन जाए तो शायद वो बात नहीं रहे, पैशन वाली बात। आप सही कहते हैं। उसमें जब एक बार आदमी को रोटी कमाने का जो बोझ है अपने आर्ट के ऊपर डाल दे तो आर्ट उतना उभर नहीं पाता है। बड़ी अच्छी बात की है आपने, वाह। उसको बोझ चले वो रोटी कमाने का बोझ। तो उसलिए अभी मैंने वो नहीं किया है। पर हाँ, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं ये फ़ोटोग्राफी करता हूँ। मैं इंटरनेशनली इस काम को कर चुका हूँ, मेरी कुछ पब्लिकेशंस भी हुई हैं। तो मेरे को जो नज़रिया देखने में बदला है कि पहले जब मैं उनसे मिलने के लिए जाता था तो उनकी नज़र में मैं एक सिंगापुर रिटर्न्ड एनआरआई की तरह मिलता था। पर जब से ये फ़ोटोग्राफी का काम शुरू हुआ है, वो मेरे को एज ए फोटोग्राफर, मेरे को एज एन आर्टिस्ट रिस्पेक्ट, जो एक हमारे लिए बहुत लिबरेटिंग थॉट है कि आप जब किसी से मिलते हो वो आपकी कला की वजह से आपको जाने, ना कि आप किस देश में रह रहे हो या आपने कितने पैसे कमाए हैं उस हिसाब से देखा जाए। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ रही है। बिल्कुल। और जब फोटोग्राफी का मतलब ये होता है कि आपको कुछ समझने की ज़रूरत ना पड़े, ना किसी से पूछने की ज़रूरत पड़े, उसमें जो दिखता है वो सीधी सीधी बात समझ में आती है। लेकिन हमने देखा है कि आपने जो खूबसूरत फ़ोटो तो आपने पेश किए ही हैं, हमने एक बार महसूस किया कि आप ये भूल गए थे क्या कि कब्रिस्तान तक पहुंच गए आप कैमरा लेकर। ये एक अच्छी कहानी है। जर्नी जिस तरह की मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ उसमें 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा काम रहता है। लोकेशन का, लाइटिंग का और ड्रेसेस का, या जिसको हम स्टाइलिंग कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो जनरली जब भी मेरे कोई नया प्रोजेक्ट माइंड में आता है तो सबसे पहले मेरा ध्यान जो है वो एक अच्छी लोकेशन ढूंढने की तरफ जाता है, क्योंकि लोकेशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो एक बार ऐसी कुछ कहानी चल रही थी दिमाग में जिसके लिए अच्छी लोकेशन नहीं मिल रही थी, और मैं इंग्लैंड में था उस टाइम पे, लंदन में था। और ढूंढते ढूंढते जब मैंने कुछ वेबसाइट पे फ़ोटो देखी तो पता चला कि वो एक कब्रिस्तान में है। और शाम 4:30 का वक्त था, और जनरली उस टाइम पे वहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो सन्नाटा, और 4:30 बजे, और वो वाकई कब्रिस्तान ऐसी जगह पे था जिसके नज़दीक कोई ना बस स्टॉप ना कोई इंसान। और मैं चले जा रहा था अपना मैप देखते हुए, तो जैसे उस तरफ जा रहा था 3-4 लोग रास्ते में मिले और वो मेरी तरफ इस तरह देख रहे थे कि ये इंसान के ऊपर का माला में थोड़ा खराबी लग रहा है, वहाँ से जिंदा निकल के तो नहीं आ रहा है कि शाम 4:30 बजे ये कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रहा है। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वाक़या रहा। और जब मैंने अपने जो कलाकार थे जिनके साथ मैं शूट करने वाला था उनको बताया कि ये शूट यहाँ पे हो रही है, तो उनको भी काफ़ी डर लगा इस चीज़ में। लेकिन अगले दिन हमने जब शूट किया वहाँ पे और उसके जब रिजल्ट्स आए तो बहुत ही अच्छा लगे। डर खुशी में बदल गई, डर खुशी में बदल गया। और आज की डेट में भी मैं वो जो तस्वीरें हैं जो लोगों को दिखाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आप गेस कीजिए कि ये कहाँ पे है। बहुत सारे लोग नहीं बता पाते कि ये कब्रिस्तान में खींची गई हैं। तो बिल्कुल ऐसा वाक़या हुआ है जी। वाकई एक कलाकार जब अपनी कला को रंग देता है, सोच देता है और एक फीलिंग देता है तो उसको महसूस करती है दुनिया। आपको कभी ऐसा लगा कि वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया है जो आपको ज़्यादा पसंद हो? जैसे कब्रिस्तान वाला बहुत ही यादगार रहेगा हमेशा। बिल्कुल। हाँ, ऑफ कोर्स मेरा भी बेस्ट काम आना बाकी है। अभी तो मैं शुरू ही हुआ हूँ। अभी तो कुछ ही साल किए हैं, तो अभी बहुत सारी मंजिलें पार करनी हैं। पर वो कब्रिस्तान वाला एक सीन जो है वो एक स्टोरी हमने शूट की थी। तो मेरे एक मित्र हैं वहाँ पे, तो वो कहानियाँ लिखते हैं थिएटर के लिए। तो कई बार क्या होता है कि आप अपनी कहानी का स्क्रिप्ट जो है वो अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास लेके जाते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है 200 पन्ने 400 पन्ने पढ़ने का। तो एक आइडिया सा हुआ कि हम आपकी कहानी को 5 तस्वीरों में कैद करते हैं, और उसके साथ में अगर आप वो 5 तस्वीरें लेके जाएं तो आप पूरा अपना जो विजन है वो आप प्रोड्यूसर को बता सकते हैं। तो जो कब्रिस्तान का शूट था वो उस स्टोरी को लेके था। उसके अलावा एक जो शॉट जो तस्वीर मेरे दिल के बहुत करीब है वो है, वो हमने फ्लोरेंस में खींची थी। तो हमारे साथ में एक मॉडल कलाकारा थी जो हमारे साथ गई थी, तो हम वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे। तो ताजुब की बात ये है, हम कहते हैं कि सिर्फ भिखारी जो है वो हिंदुस्तान में होते हैं, नहीं बाहर भी होते हैं। तो हमने फ्लोरेंस में ऐसी एक भिखारी महिला थी, वो
उनको ऐसा होता है कि जब कोई सड़क पे कुछ ऐसा काम कर रहा होता है तो बीच में आप टोक दो तो थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। तो वो ऐसे ही हमारे काम में थोड़ा सा टोक रही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि हम उनको भगाने की कोशिश करेंगे और वो भागने के पैसे लेंगी। और हमने उनको कहा कि बिल्कुल आपको हम पैसे ज़रूर देंगे, लेकिन आपको भागने के पैसे नहीं देंगे, आप यहाँ पे बीच में खड़े होइए और हम आपकी फ़ोटो खींचेंगे। तो वो फ़ोटो जो मैंने खींचा वो हमारी मॉडल और वो वहाँ की जो बैगर है उनकी आपस में एक इंटरेक्शन की फ़ोटो है, जिसमें दोनों हंस रहे हैं, दोनों खुश हैं। और वो एक दिमाग में जो आइडिया आया कि इंसान को जो ऊपर से गिफ्ट जो मिले हैं, जो उपहार मिले हैं, वो खुशी का मिला है। और वो इंसान चाहे राजा हो, राजकुमारी हो या भिखारी हो, ये सबको मिला है और हर इंसान इस गिफ्ट का मज़ा लुत्फ़ उठा सकता है। तो ये मैंने अपनी फ़ोटो में खींचने की बिल्कुल। और इसीलिए कहा गया है कि इंसान क्या है, मिट्टी कुम्हार की जब चाक पर चढ़े तो बेचारे बदल गए। कैमरा वही रहता है, परिदृश्य बदल जाते हैं और फोटोग्राफर भी वही रहता है। आने वाले दिनों में और किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं आप? आने वाले दिनों में ऐसी ही कुछ और स्पेशल हटके आप करेंगे? कुछ ऐसी कहानियां हैं, चल रही हैं। एक ऐसी कहानी है जो हमारे पेंटर हुए हैं राजा रवि वर्मा जी, उनकी एक इंस्पिरेशन है। उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल जो रेनेसांस का स्टाइल था, उन्होंने इंडियन पेंटिंग्स के थ्रू उन्होंने उसको कैप्चर करने की कोशिश किया। तो मेरी एक ऐसी कहानी है जिसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक आदमी की जो इंस्पिरेशन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ कैसे आती है अपनी एक ही उनकी संरचना में। तो मैं एक उसकी कोशिश कर रहा हूँ। एक दो कुछ हमारे मित्र हैं जो फिल्म का काम कर रहे हैं, तो उनकी फिल्म को प्रमोट करने के लिए हम वो पुराना ज़माना लाना चाहते हैं। जैसे कि जब हम फिल्म देखने जाते थे तो आपके रास्ते में एक पूरा हॉल चल के आता था, तो जिसमें आप अलग अलग फिल्म के पोस्टर्स देखते थे, तो आपको पूरा वो जो माहौल बना के दिया जाता था। तो हम एक ऐसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं। एक मुझे बड़ी ये चीज़ समझ में आती है कि हमारी जो अपना इतिहास है जी, और जो पश्चिम लोगों का इतिहास है, जो हमारी पश्चिमी सभ्यता का इतिहास है, उसमें बहुत सारी बराबरियां हैं। हम लोग समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर वो बहुत अलग है, हिंदुस्तानी कल्चर अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब इंसान हैं, हमारे कल्चर में बहुत सिमिलरिटी है। हाँ, वो जूते पहन के अपने मंदिर में जाते हैं, हम जूते उतार के मंदिर में जाते हैं, वो ऐसे कुछ फ़र्क है। तो वो एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिसमें हम कल्चरल सिमिलरिटीज़ ढूंढ रहे हैं अलग अलग दुनिया के उस जगह में। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुंडा जब पंजाब का हुंदा है, हाँ जी, जब पंजाब का आदमी दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है, अलग अलग शहरों में जाता है, तो पंजाब की जो खासियत है उसको मिस करते हैं या फिर कैसे मैनेज करते हैं? लस्सी की बात करें, हम सरसों के साग की बात करें। एक्चुअली अब हम क्या है कि हम पंजाबी और जबकि पूरे हिंदुस्तानी हम पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। तो अब तो कहीं भी आप चले जाओ आपको पंजाब लगता है, वाह वाह, कहीं भी आप चले जाओ आपको हिंदुस्तान लगता है। और ये सही सी बात है, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा। मैं सिंगापुर में 13 साल से हूँ, मैं इंग्लैंड में 3 साल रहा, मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, कनाडा, US, सब जगह पे। मुझे ऐसे ऐसे कोनों पे जाके हिंदुस्तानी की झलक दिखी है वाह, कि मैं सोच भी नहीं सकता था। एक मेरे को वाकया अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो याद आ रहा है कि इंग्लैंड में मैं किसी काम से मिलने गया था लंदन में, एक बहुत बाहर में मिडिलसेक्स के पास में एक जगह है जी, तो काम ख़त्म किया, भूख लगी, तो भूख लगने के बाद खाना खाने के लिए गया। तो खाना खाने के लिए वहाँ पे मैं ढूंढ रहा था, वहाँ पे रेस्टोरेंट, एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी पसंद था, मज़ा आ गया होगा। और ऐसा खाना मैंने वहाँ पे खाया। एक उस टाइम पे जब मैं मांस खाता था तो उन्होंने रोगन जोश मुझे खिलाया वहाँ पे। मैंने वैसा रोगन जोश हिंदुस्तान में नहीं खाया। वाह वाह, और सबसे बड़ी बात, जब मैं उनको मुबारकबाद देने गया कि बहुत ही अच्छा आपने खाना खिलाया है, तो पता चला कि वो हिंदुस्तानी भी नहीं है, वो हमारे पाकिस्तानी भाई थे जिनका वो रेस्टोरेंट था, लेकिन वो हिंदुस्तानी खाने के नाम से उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल रखा है। तो उनको ऐसा कोई शर्म नहीं है कि पाकिस्तानी होने के बावजूद उनको हिंदुस्तान का नाम नहीं लेना है या ऐसा कुछ नहीं करना है। तो उनके रेस्टोरेंट का नाम यही था कि हिंदुस्तानी खाना। तो उनको मैंने इतना, मेरा दिल में खुशी हुआ और इतना अच्छा खाना। तो ये कल्चर अब हमारे देशों में नहीं रह गया है,
ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो इसलिए हम कहीं भी जाके अपने देश को, अपनी मिट्टी को हम मिस नहीं करते हैं। बिल्कुल, और यही भावना जो है हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपके अंदर बरकरार रहे। आपने जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपको, और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपनी बातों को हमसे शेयर किया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर इंसान के अंदर एक खासियत होती है। जिस तरह से संजीव वर्मा आज पूरी दुनिया को अपनी खुशबू बता रहे हैं, बिखेर रहे हैं, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला जो दिन होगा या जो भी इनका भविष्य होगा उसमें बहुत सारे सपने होंगे, रंग होंगे और उसमें सुकून भी होगा। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लेकर लोग जाते हैं और मैं 5 फ्रेम में पूरी फिल्म को बता देता हूँ, पूरी कहानी को बता देता हूँ। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि संजीव वर्मा के अंदर कितनी ज़्यादा प्रतिभा है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।